हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेज। देखो दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास पढ़ने वाले हैं। भारतीय इतिहास को आप सभी को पता होगा 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो प्रथम भाग है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास, द्वितीय भाग है वो है दोस्तों मध्यकालीन भारतीय इतिहास, तृतीय भाग है वो आधुनिक भारतीय इतिहास है दोस्तों। और जो अभी चल रहा है वो आधुनिक भारतीय इतिहास है दोस्तों। जैसा कि हम बात करें कि इन 3 पार्टों में से हम पढ़ने वाले मध्यकालीन भारतीय इतिहास, ये इसलिए पढ़ेंगे दोस्तों क्योंकि यह जो बहुत हार्ड टॉपिक है, तीनों भागों में से जो सबसे कठिन टॉपिक है वो दोस्तों मध्यकालीन भारतीय इतिहास है। इसमें मुसलमान आते हैं। मुसलमानों के नाम आपको सभी पता होगा कि बहुत कठिन होते हैं नाम याद करना। तो अपन जो हार्ड टॉपिक है ना वो लेकर चल रहे हैं, या मेरी गारंटी मैं आपको यही याद करवा दूंगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम से होते हैं वो यही क्लियर करवा दूंगा आपको। तो हम शुरुआत करते हैं कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, कब से होती है, क्यों होती है। तो इस पर चर्चा करेंगे भाई साहब कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जो शुरुआत मानी गई है वो 712 ईस्वी से मानी गई है। अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि 712 ईस्वी से मानी गई, तो कोई यहाँ पर एक ऐसी घटना होगी जो घटी होगी। तो मैं कहूँगा दोस्तों 712 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ दोस्तों। अरबों का आक्रमण, जिसे आप प्रथम मुस्लिम आक्रमण भी बोल सकते हो दोस्तों। अब ये बात तो बता दी मैंने। अब मैं बताऊं कि जो अरबों का आक्रमण हुआ ये किसके नेतृत्व में किया गया होगा। तो मैं बताऊंगा कि 712 ईस्वी में जो अरबों का आक्रमण हुआ दोस्तों वो था मोहम्मद बिन कासिम। इसके नेतृत्व में ये आक्रमण किया गया दोस्तों। अभी सबसे पहले भारत में आक्रमण करता है वो कहाँ करता है, तो ये करता है भारत के सिंध प्रांत। सिंध प्रांत पर ये आक्रमण करता है दोस्तों। सिंध प्रांत पर आक्रमण करता है तो यहाँ भी कोई लड़ने वाला होगा, बिल्कुल। यहाँ पर था सिंध प्रांत का शासक था दोस्तों, वो था दाहिर सेन। कौन था दोस्तों? दाहिर सेन। अब ये बात मैंने बता दी, आप सभी को लग रहा होगा कि सर अरबों का आक्रमण हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो अरबों का आक्रमण हुआ उसका कोई रीजन तो हुआ होगा ना। बिल्कुल, मैं आपको इसके 3 मुख्य रीजन बताऊंगा। वो थे दोस्तों, पहला जो रीजन था कि ये जो मोहम्मद बिन कासिम था ये महत्वाकांक्षी शासक था। दूसरा जो रीजन था दोस्तों कि मोहम्मद बिन कासिम जो कि मुस्लिम साम्राज्य विस्थापित करना चाहता था। इसका उद्देश्य था कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करे। एक जो कारण था दोस्तों वो ऐसा कारण है जो इसे जो सिंध प्रांत के ऊपर आक्रमण करने के लिए विवश करता है, वो है दोस्तों कि 712 ईस्वी में यहाँ पर ईरान और इराक, श्रीलंका दोनों के मध्य व्यापार हुआ करता था दोस्तों। क्या हुआ करता था? व्यापार। ये दोस्तों व्यापार समुद्री मार्ग से हुआ करता था। एक चीज़ बताओ, समुद्री मार्ग से होगा तो समुद्री बेड़ों से होना है कि नहीं होना है? बिल्कुल होना है सर। अब उस समय क्या होता है दोस्तों, इतनी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। जो भी जहाजी बेड़े आया करते थे बिल्कुल समुद्री तट से लगते हुए आते थे। तो यहाँ पर बीच में क्या होता है दोस्तों, सिंध प्रांत का एरिया पड़ता है। सिंध प्रांत का उस समय शासक दाहिर सेन था। एरिया पड़ता है जो सिंध प्रांत के थट्टा नामक स्थान से कुछ दूरी पर समुद्री तट पर समुद्री लुटेरे हुआ करते थे दोस्तों, जो इन जहाजी बेड़ों को बार बार लूट ले जाते थे दोस्तों। इस समस्या से जूझ रहे मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले इसके पास, किसके पास दोस्तों? दाहिर सेन के पास शिकायत पहुंचाई कि यदि आप इन जो लुटेरे हैं इनके ऊपर नियंत्रण नहीं करोगे तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। या तो आप इनके ऊपर नियंत्रण करो, या नियंत्रण नहीं भी करते हो तो आप हमारे जो लूटा गया हर्जाना है वो आप मुझे वापस लौटा दो। क्या होता है दोस्तों, एक बार नहीं 3 बार यहाँ पर शिकायत पहुँचाई गई, लेकिन दाहिर सेन अपनी पत्नी, उस समय क्या है दोस्तों, दाहिर सेन अपनी पत्नी मीराबाई, कौन थी दोस्तों? मीराबाई, इसके प्रेम में लीन था दोस्तों। एक चीज़ बताओ, जब कोई व्यक्ति बार बार बोल रहा है, उसकी बातों को इग्नोर किया जा रहा है तो गुस्सा तो आना तय है ना। तो जो मोहम्मद बिन कासिम था इसको ये फिक्स हो गया कि लातों की भूत बातों से कभी नहीं मानने वाली दोस्तों। मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है कि इसे बातों से नहीं लातों से समझाना चाहता था। वो 712 ईस्वी में ये सर्वप्रथम सिंध प्रांत पर आक्रमण करता है। और जो दोस्तों दोनों के बीच जो भीषण युद्ध हुआ ना वो था रावर के मैदानों
मैदानों में लड़ा गया दोस्तों। अब ये रावर क्या था, ये क्या फंडा था दोस्तों? सिंध प्रांत का उस समय ये रावर था, एक दुर्ग था, सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दुर्ग माना जाता है दोस्तों। तो इसने मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध प्रांत के रावर दुर्ग पर आक्रमण किया। तो यहाँ पर एक भीषण युद्ध लड़ा गया। क्या बोल रहा हूँ मैं आपको? भीषण युद्ध लड़ा गया, जिसमें दाहिर सेन वीर गति को प्राप्त हो गया दोस्तों। क्या हुआ? वीर गति को प्राप्त हो गया। अब एक चीज बताओ रे, जब अपनों को ठोकर लगेगी तो दर्द किसको होगा रे? अपनों को होगा ना। तो यहाँ से जो इसकी पत्नी थी मीराबाई, इसे दुख होता है, ये एक्शन लेती है और इसे प्रतिशोध की भावना से इसे लड़ती है। कुछ समय लड़ने के बाद जब मीराबाई को ये लगने लगा कि अब अपनी कहानी क्या नहीं होने वाली, बनने वाली नहीं है दोस्तों, उस समय मीराबाई ने क्या किया, ये सोचने लग गई कि अब अपनी बात बनने वाली नहीं है। दाहिर सेन कुछ समय बाद सिंध पर आक्रमण कर लिया, लेकिन अब लूटने वाला है, अधिकार होने वाला है। जो मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया सिंध पर, तो अब ये फिक्स हो गया कि सिंध पर ये आक्रमण किया, जीत गया, दाहिर सेन को मार दिया, तो इस पर अधिकार करना तय हो गया। तो ये सोचने लगी कुछ समय बाद में सिंध प्रांत को तो ये लूटेगा ही लूटेगा। एक चीज़ बताओ, सिंध प्रांत को लूटेगा, मीराबाई बचेगी, तो इसको भी लूटेगा या नहीं लूटेगा? लूटेगा ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि इन्होंने, किसने? मीराबाई ने इसको लूटने से पहले ही एक काम किया, इन्होंने जौहर कर लिया दोस्तों। क्या कर लिया? जौहर। ये किसने किया दोस्तों? मीराबाई ने किया। अब एक चीज़ बताओ दोस्तों, ये जौहर किया नहीं, ये जौहर तो किया ही है, लेकिन भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण परफेक्ट क्वेश्चन बना के गई कि भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम जो जौहर किया गया वो किसके द्वारा किया गया? तो दाहिर सेन की बीबी हुआ करती थी मीराबाई, उसके द्वारा भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम जौहर किया गया। ये एग्जाम व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाएगा दोस्तों। इसके आगे अपन बात करें कि यहाँ पर दाहिर सेन निपट गया, दूसरी बात मीराबाई भी निपट गई। तो आप ये सोच रहे होंगे ना कि सर शादी हो गई थी, तो शादी के जो बाद वाला टाइम था जहाँ तक कि ख़त्म हुए, क्या मज़े लिए थे क्या? अरे मज़े नहीं लिए, इन्होंने दो प्रोडक्ट थे इनके, उनको जन्म दिया। एक थी सूर्या, दोनों पुत्रियाँ थी दोस्तों। क्या बोल रहा हूँ? दोनों पुत्रियाँ थी इसके, एक थी परमाल। अब क्या होता है दोस्तों, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, मुझे पता है चल रहा होगा कि जब दाहिर सेन नहीं रहा, मीराबाई नहीं रही, ये दोनों जीवित थी, तो इनका क्या किया होगा? अरे ये कोई सिंध प्रांत की हीरोइन थोड़ी नहीं थी, इनको दोनों को बंदी बना लिया गया। और बंदी बनाने के बाद क्या किया जाता है दोस्तों, इन दोनों को बंदी बनाकर बगदाद के खलीफा हुआ करते थे, जिसका नाम था बहादुर शाह खान। दोस्तों जो मैंने ये नाम बताया वो बहुत महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों, बहादुर शाह खान, जिसके पास दोनों बहनों को भेजा गया। अब एक चीज़ बताओ दोस्तों, यहाँ से चलेगी ईरान पूछेगी, तो इनका परेशान होना, थकान होना वाजिब है ना। तो ये बिल्कुल परेशान होती है यहाँ तक पहुँचने में। यहाँ पहुँचने के बाद जैसे ही बहादुर शाह खान को संदेश मिलता है कि सिंध प्रांत के राजा दाहिर सेन, जिसकी दो पुत्रियों को हमारे दरबार में पेश किया जा रहा है, तो इन्होंने बोला कि वो इतनी दूर से आई है, तो उनको क्या हुआ, आराम की ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। इन्होंने एक दिन का इनको आराम दिया दोनों बहनों को। उसके बाद बोला रे नौकरशाही को बोला कि आप इन दोनों जो लड़कियां हैं उनको मेरी हरम में पेश करो। हरम में पेश किया दोस्तों। उसके बाद क्या होता है कि बादशाह जो खान है इन दोनों को पूछते हैं कि आप दोनों में से बड़ी कौन है। तो सूर्या देवी थी, उसने तुरंत जवाब दे दिया, जी बादशाह मैं हूँ। और जब ये बोला कि मैं हूँ, तो इसने बोला कि फिर इतनी दूर क्यों खड़ी है रे, इधर आना। तो जब ये इसके पास जाती है दोस्तों, इसके मुंह पर एक कपड़ा बंधा हुआ होता है, उसको हटाती है। हटाने के बाद ये पागल हो जाता है दोस्तों। पागल कैसे? अरे इसने इतनी सुंदर लड़की देखी, इसके झट से मुँह से क्या निकला दोस्तों, अति सुंदरम। क्या बोल रहा हूँ मैं, अति सुंदरम। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इससे पहले इसने इससे अच्छी लड़की देखी नहीं थी, पागल हो गए। अब ये क्या हुआ दोस्तों, झट से जैसे ये खींचता है अपने पास, अति सुंदरम बोलता है, इसने दिमाग लगाया और झट से बोल दिया, ठहरो बादशाह, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। ये बात सुनने के बाद बादशाह बोलता है
ऐसा क्या कारण हो गया यार कि हमारे काबिल नहीं है। तो ये सोचता है, ये बोलता है इसको कि ऐसा क्या कारण है कि तुम मेरे काबिल नहीं हो। तो इन्होंने बोला कि बादशाह खान, जो मोहम्मद बिन कासिम था, आपके पास भेजने से पहले हम दोनों बहनों को 2 दिन अपनी सेवा में रखा। इस बात को सुनने के बाद ये इतना क्रोधित होता है, इन्हें बिना सोचे समझे मोहम्मद बिन कासिम को, क्या बोल रहा हूँ मैं, मोहम्मद बिन कासिम को मृत अवस्था में खलीफा के पास आने का क्या दिया, संदेश। जब ये संदेश मीर कासिम के पास पहुंचा दोस्तों, ये डिटेल से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, याद रहेगी स्टोरी। इसमें जो बहादुर शाह खान है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है एग्जाम की दृष्टि से, ध्यान रखना। ये मीर कासिम के पास जैसे ही संदेश पूछता है, अब उस समय क्या था, खलीफा एक बड़ा पद हुआ करता था, इनका ये बिल्कुल जो इनका आदेश है वो पालना करना पड़ता था। मीर कासिम है जो इसकी पालना करता है और अपने आप को एक कारतूस के डिब्बे में बंद करवाकर वहाँ से रवाना करवाता है। 2 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका काम वहीं निपट जाता है। दोस्तों उसका काम निपट गया तो यहाँ पूछने की जरूरत ही नहीं थी। क्या जरूरत थी? अभी यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है दोस्तों, वो ये बनने वाला है कि जो बहादुर शाह खान था, यही बनेगा कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पर आक्रमण किया, उस समय जो ईरान के यानी कि जो बगदाद के खलीफा वो कौन थे, वो तो बहादुर शाह खान। उसके बाद कोई खास घटना है नहीं। इसने क्या किया, सभी इतिहासकारों के अलग अलग मत है। कोई इतिहासकार बोलता है कि सूर्य देवी ने ऐसा इसलिए किया कि उसने जो मॉम डैड थे उनका बदला लेना चाहती थी, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, वहाँ से कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। लेकिन फिर मैं आपको बता दूँ, यहाँ से अपन इस स्टोरी में से ये क्वेश्चन बनने वाला है, बनेगा तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये यहाँ से अपन इसके ऊपर डिस्कस करने के बाद अपन वापस चलते हैं दोस्तों, कहाँ, सिंध प्रांत के ऊपर। इसके ऊपर एक चीज़ बताओ, दाहिर सेन नहीं रहा, मीराबाई नहीं रही, बेटियाँ नहीं रही, तो कासिम का अधिकार होना ही था, साफ है। तो यहाँ पर इसका अधिकार हो जाता है दोस्तों। अब क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम भारत में आता है और यहाँ पर अपार धन संपदा देखता है। क्या देखता है? अपार धन संपदा। उस समय भारत में धन की कोई कमी नहीं थी। क्या करता है दोस्तों, ये सोचता है कि क्यों ना अपन भारत से धन लूट ले और धन लूटने के बाद वापस ईरान चले जाए। इसके दिमाग में ये चल रहा था। उस समय एनवायरनमेंट भारत का अच्छा था, इसको बहुत पसंद आया। तो ये क्या करता है दोस्तों, धन लूटने के माध्यम बनाया इसने धन लूटने का। और उस समय इसने एक ऐसा कारनामा कर दिया दोस्तों जो भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण बोल रहा हूँ मैं। ये चिन्ह इसीलिए नहीं लगा, दिखावे के लिए नहीं लगा रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है कि इसने जजिया कर लगा दिया दोस्तों। क्या लगा दिया दोस्तों? जजिया कर। अब दोस्तों ये जजिया कर लगाया गया, ये नाम छोटा है लेकिन इसका काम बड़ा है दोस्तों। ये जजिया कर लगाया गया जो कि सिंध प्रांत में रहने वाले गैर मुसलमानों के ऊपर लगाया गया दोस्तों। ये गैर मुसलमान जो कि इनकी ये सेवा करते थे, यानी कि इनकी रक्षा करते थे गैर मुसलमानों की, कासिम उसकी एवज में लिया जाने वाला करता दोस्तों। अब मैं कहूँ कि सर ये जजिया कर लगाया इसने, तो ये कैसे इंपॉर्टेंट होने वाला है? तो दोस्तों मैं आपको ये बोलूँगा कि इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों कि भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम लगाया जाने वाला जो कर था वो जजिया कर किसने लगाया। तो दोस्तों इससे आंसर मिलने वाला है, वो है मीर कासिम दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया मैंने आपको। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, जजिया कर लगा दिया, मुसलमानों से वसूल किया जाने लगा। इसके बाद कासिम का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है। उसके बाद हम जो अरबों की जो देन है भारत को मुख्य, उनके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। चलो अपन एक काम करते हैं, अरबों की जो देन है उसके ऊपर एक बार डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। अरबों ने है ना भारत में सर्वप्रथम खजूर, क्या बोल रहा हूँ मैं, खजूर की खेती, इन्होंने खजूर की खेती का प्रचलन शुरू किया। अब आप ये सोच रहे हो कि दूसरा भी किया होगा, अरे किया है ना, दूसरा किया इन्होंने ऊंट पालने की प्रथा, उन्होंने ऊंट पालने का प्रचलन शुरू किया। ये 2 मुख्य थे जो मैंने आपको बता दिया, इन्हीं की देन थी अरबों की। लेकिन दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वो है कि उस समय अरबों ने कुछ सिक्के चलाए थे दोस्तों। उन्हें किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? वो है दिरहम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दिरहम जो मैंने सिक्के चलाए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अरबों के द्वारा चला गया था दोस्तों। अपन लगभग अरबों से जो एग्जाम में क्वेश्चन उठाए जाते हैं, इससे जो तुर्क शाखा, जो मुस्लिम शाखा थी अरब,
इससे जो क्वेश्चन बनेंगे लगभग में हमने कवर कर लिया। इसके बाद अपन चर्चा करेंगे कि इनके बाद कौन था जो दूसरी शाखा थी, उसका जो आक्रमणकारी था वो कौन था प्रथम, ये सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, जो इसके बाद भारत में मुसलमानों की एक दूसरी शाखा ने एंट्री किया, वो शाखा थी दोस्तों कौन सी? सबसे पहले अरब आक्रमण हुआ, मुसलमानों की एक शाखा थी अरब। इसके बाद दूसरी जो शाखा आई मुस्लिमों की वो थी तुर्क। क्या थी दोस्तों? तुर्क शाखा थी। अब मैं इसके एक ओब्लिक लगाऊंगा। आप सोच रहे होंगे कि सर ये ओब्लिक क्यों लगाया आपने? तो मैं बोलूँगा कि जो तुर्क शाखा थी उसको एक और नाम से जाना जाता था, उसको बोलते हैं गजनी साम्राज्य। दोस्तों क्या बोला जाता है? गजनी साम्राज्य। अब सभी के जहन में चल रहा होगा फ्रेंड्स कि जो तुर्क शाखा थी गजनी साम्राज्य से बोला गया, तो सर इसकी भी क्यों नींव तो रखी होगी किसने? तो जी हाँ, मैं बोलूँगा कि इसकी जो नींव रखी दोस्तों वो ईरान का रहने वाला था, वो तो अलप्तगिन था दोस्तों। अलप्तगिन ने इसकी नींव रखी। वो इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसने कोई आक्रमण नहीं किया, इसने शासन किया। अरे इसके बाद एक और शासक आया, प्रीतिगिन था उसका नाम, लेकिन हम उसके बारे में पढ़ने वाले नहीं हैं। क्यों दोस्तों? वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, उसमें से कोई क्वेश्चन उठना है नहीं, कोई नहीं पढ़ाएगा। हिस्ट्री जब पढ़ाएगा आपको, कोई भी टीचर है आपको पढ़ाने वाला नहीं है। इसके बाद इसका गुलाम बोलो, दामाद बोलो, जो भी आपकी इच्छा हो वो बोल लेना। इसका जो दामाद माने गुलाम वो था सुबुक्तगिन। कौन था दोस्तों? सुबुक्तगिन था। ये सुबुक्तगिन जब गजनी साम्राज्य का शासक बना दोस्तों, तो कब बना ये बताना जरूरी है ना। अरे ये बन गया उस समय 977 ईस्वी में। ये गजनी साम्राज्य की जो गद्दी पे बैठा। एक बात बताऊं दोस्तों, जो सुबुक्तगिन था, जो इसका दामाद था, इसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण करना शुरू किया। अब यह जो आक्रमण करता है, यह आक्रमण सर्वप्रथम पंजाब प्रांत के राजशाही शासक जयपाल के विरुद्ध करता है दोस्तों। क्या बता दिया मैंने आपको? अरे कि जो इसने आक्रमण किया था भारत पर, वो पंजाब प्रांत के राजशाही शासक जयपाल के विरुद्ध किया। इसमें क्या हुआ दोस्तों? जयपाल को बुरी तरह शिकस्त होना पड़ा दोस्तों। इसमें जयपाल हार जाता है। अब एक चीज़ बताओ दोस्तों, जयपाल हार गया, इसके बाद आक्रमण करना था, लेकिन इसने किया नहीं, इसकी इच्छा थी नहीं। इसने क्या हुआ दोस्तों, ये जो आक्रमण किया वो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन गया दोस्तों कि तुर्क साम्राज्य की तरफ से सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण करने वाला जो आक्रमणकारी था वो कौन था दोस्तों? वो है सुबुक्तगिन। कौन था दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दिया मैंने आपको कि जो सुबुक्तगिन था तुर्कों की तरफ से प्रथम आक्रमणकारी था। लेकिन दोस्तों एग्जाम में क्या होता है, कई बार एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी मेंस में 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि तुर्कों की तरफ से आक्रमण करने वाला प्रथम शासक कौन था। उसमें क्या था दोस्तों? सुबुक्तगिन नहीं था, उसमें था महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी। ये दो ऑप्शन थे। यदि आपको सुबुक्तगिन ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपको जो आंसर लगाना है दोस्तों वो महमूद गजनवी पे लगाइए, जो कि इसका पुत्र था दोस्तों। क्या था? पुत्र। यदि सुबुक्तगिन हो तो आपको इसी पे टिक करना है, लेकिन ये नए हो और महमूद गजनवी हो तो उसके ऊपर आपको टिक करना है, वो सही आंसर होगा। अब बात करूँ कि इसका जो पुत्र था, क्या था? पुत्र महमूद गजनवी। दोस्तों एक शानदार शासक था ये महमूद गजनवी। इसका जन्म हुआ जो कि 971 ईस्वी में हुआ दोस्तों। ये जो गद्दी पर बैठा वो 998 ईस्वी में बैठा दोस्तों। सभी के जहन में ही चल रहा होगा ना कि 998 ईस्वी से पहले जो पिता का शासनकाल था उसमें भी कहीं का तो शासक रहा होगा कि इसने अपनी 27 साल की उम्र में खेलकूदी किया गया। अरे नहीं, उत्तराधिकारी होते थे, बहुत खतरनाक आदमी होते थे वो। इसने क्या किया, सुबुक्तगिन ने इसे अपने शासनकाल में खुरासान नामक स्थान का, जो खुरासान एक उस समय
एक स्थान था उसका शासक बना दिया महमूद गजनवी को। ये दोस्तों इसके पिता के शासनकाल में खुरासान का शासक था। लेकिन अब आप ये समझ रहे होंगे कि दोस्तों आप बोलोगे कि जो खुरासान का शासक था तो सर 998 ईस्वी में क्या बनाए। अरे मैं बोलने वाला हूँ कि 998 ईस्वी में तो इसने गजनी साम्राज्य की गद्दी पे बैठ गया था, ये पिता का उत्तराधिकारी था। ये 998 ईस्वी में जैसे ही गद्दी पे बैठता है दोस्तों, बगदाद का एक खलीफा होता है अल आदिर बिल्लाह है। क्या है दोस्तों? अल आदिर बिल्लाह। ये खलीफा थे दोस्तों, कहाँ के थे? बगदाद के रहने वाले थे। इन्होंने क्या हुआ कि इनको किसको, महमूद गजनवी को 2 उपाधियाँ दी दोस्तों। इसमें एक उपाधि का नाम था यमीन उद दौला। दोस्तों 1 मिनट में इसको मिटा देता हूँ, याद रखना ये यमीन उद दौला, जिसका अर्थ होता है दोस्तों साम्राज्य का दाहिना हाथ। दूसरी जो उपाधि दी दोस्तों वो थी यमीन उल मिल्लाह है, या फिर आप मिल्लत बोल लो, दोनों परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका अर्थ होता है मुसलमानों का संरक्षण। इसका अर्थ हुआ वो था साम्राज्य का दाहिना हाथ, इसका अर्थ हुआ मुसलमानों का संरक्षक। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों उपाधियां बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। और ये भी पूछा जाता है कि किसको दी गई, किसके द्वारा दी गई, वो कौन सी थी। तो एक चीज़ बताओ दोस्तों, उपाधियाँ मिल गई, साम्राज्य मिल गया। अब क्या होता है दोस्तों, ये क्या है 2 साल तक कुछ भी नहीं करता है। ये 1000, क्या बोल रहा हूँ मैं, 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी, 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच दोस्तों भारत पर इसने 17 बार आक्रमण किया। क्या बोल रहा हूँ मैं, 17 बार आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण करने के साथ भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना के चला जाता है दोस्तों कि भारत पर सर्वाधिक बार आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था। तो दोस्तों वो था महमूद गजनवी। कौन था? महमूद गजनवी था दोस्तों। अब एक चीज़ बताओ, इसने आक्रमण किया तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर कौन कौन से आक्रमण हुए। अरे अपन 17 नहीं पढ़ेंगे, अपन वो आक्रमण पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं। अपन इसका जो प्रथम आक्रमण था दोस्तों वो था पंजाब प्रांत के राजशाही शासक जयपाल। क्या था दोस्तों? जयपाल के विरुद्ध इसने आक्रमण किया। इसमें भी जयपाल क्या हो गया रे, निरस्त हो गया रे। इसके पिता सुबुक्तगिन ने भी जयपाल के विरुद्ध किया, इसने भी जयपाल के विरुद्ध किया। कुल मिलाकर जयपाल की तो जो किस्मत थी वो फूट गई। इसने क्या किया जयपाल ने, ये जयपाल यहाँ पर जो वीर गति को प्राप्त हुआ। अरे इसने तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिया दोस्तों कि भारतीय इतिहास में तुर्कों की बार बार आक्रमण करने के कारण आत्महत्या किसने की। तो दोस्तों वो थे कौन? जयपाल। ये एसएससी मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, और रेलवे में भी कई बार पूछा गया। तो एक चीज़ बताओ, जयपाल खत्म हो गया, इसका एक क्या था? प्रथम आक्रमण था दोस्तों। इसका जो दूसरा आक्रमण था दोस्तों, सॉरी इसलिए दूसरा आक्रमण नहीं पढ़ेंगे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अपन इसका छठा आक्रमण पढ़ने वाले हैं दोस्तों। जो छठा आक्रमण किया उससे भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। ये किया जो छठा आक्रमण किया नगरकोट, गुजरात, नगरकोट गुजरात। इसने नगरकोट पर आक्रमण कर दिया। भाई साहब आप ये सोच रहे होंगे कि नगरकोट है इसके ऊपर आक्रमण किया तो यहाँ पर क्या किया होगा उसने। अरे इसने एक ज्वालामुखी मंदिर था वहाँ पर जो गुजरात में नगरकोट, उसको इसने लूट लिया, खंडित कर दिया। अब जो ज्वालामुखी मंदिर था लूटा गया। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन गया। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि भारत में सर्वप्रथम मूर्तिवाद के विरुद्ध किया गया आक्रमण जिसमें सफल हुए वो थे महमूद गजनवी। दोस्तों कौन? महमूद गजनवी। एक चीज़ बताओ, यह जो महमूद गजनवी है ना वो एक नाम और से जाना जाता है दोस्तों, ये आप ध्यान रखना। मैं इधर लिख देता हूँ, इसे मूर्ति भंजक। क्या दोस्तों?
मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम मूर्तियों का विखंडन किया था, खंडित कर दिया गया था। इसके बाद अपन, यहाँ जगह नहीं है दोस्तों, मैं यहाँ लिख देता हूँ, छठा आक्रमण यहाँ है, अपन पढ़ेंगे इसका। जो छठा आक्रमण किया ना इसने, जो 1008 ईस्वी में किया दोस्तों। कब किया? 1008 ईस्वी में। ये आप याद रखो या ना रखो, लेकिन ये आप बिल्कुल ना भूलिएगा, बिल्कुल नोट कर लिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बीच में जो आक्रमण है वो नहीं पढ़ेंगे अपन, सीधा डायरेक्ट पढ़ेंगे अपन 12वां आक्रमण। अब ये 12वां जो आक्रमण हुआ तो दोस्तों ये मथुरा पे हुआ, वृंदावन पे हुआ। इसमें क्या किया इसने दोस्तों? इसने कुछ नहीं किया, जो इसके साथ किया वो इसके साथ करना था। यहाँ हुआ मथुरा, वृंदावन, इन दोनों के ऊपर किया गया दोस्तों। अब ये जो इसमें क्या किया, इन दोनों को लूट लिया गया, मूर्तियों को खंडित किया गया। लेकिन इसके बाद अपन पढ़ेंगे इसका 15वां आक्रमण। दोस्तों ये जो आक्रमण था महमूद गजनवी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था, भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण। इसके जो 17 आक्रमण किए ना इसने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच। सॉरी दोस्तों, मैं एक मिनट, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसने जो 15वां आक्रमण किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, नोट कर लेना। किसने? गुजरात में एक मंदिर हुआ करता था, सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ का मंदिर हुआ करता था, इसके ऊपर इसने आक्रमण किया। दोस्तों यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा दोस्तों कि जब ये आक्रमण किया गया गुजरात के ऊपर, उस समय जो गुजरात के शासक थे वो कौन थे? तो मैं आपको बताऊंगा, जो गुजरात के शासक थे वो थे भीम प्रथम। अब क्या होता है दोस्तों, इस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम होता है। यह आप इंपॉर्टेंट रखना, भीम प्रथम यहाँ आ गया, भीम सेकंड आगे आने वाला है, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। इस समय गुजरात का शासक थे भीम प्रथम। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये सोमनाथ मंदिर को लूट लेता है, यहाँ से उसे 20 लाख दिनार, क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है क्या आपको? 20 लाख दिनार का मूल्य मिला यहाँ से इसको। तो ये क्या हुआ दोस्तों, बिल्कुल पागल हो गया। ये समझने लगा रहे कि भारत में तो क्या है, धन ही धन है। ये सोचता है कि यार 20 लाख दिनार तो यहाँ से मिल गई, 10 लाख का और जुगाड़ हो जाए तो 30 लाख दिनार होगी कि नहीं होगी। इसने भाई साहब इस 10 लाख के दिनार के चक्कर में अपनी जान गंवा दी दोस्तों। इन्होंने जो अपना 17वां आक्रमण, कौन सा दोस्तों? 17वां आक्रमण 1027 ईस्वी, क्या बोल रहा हूँ मैं, 1027 ईस्वी में सिंध जाटों के विरुद्ध किया गया दोस्तों। अब इसमें दोस्तों कन्फ्यूजन ये होता है कि जो 1027 ईस्वी में सिंध के जाटों के विरुद्ध किया गया, इसमें कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो गजनवी था वो इसी आक्रमण में मारा गया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो गजनवी था इसका जो डेथ हुआ वो दोस्तों 1030 ईस्वी माना जाता है। कहाँ माना जाता है, इस पर आप खास ध्यान मत दीजिए, क्योंकि इतिहास में कभी भी जो परफेक्ट क्वेश्चन नहीं है ना, जो कन्फ्यूजन वाले हैं वो क्वेश्चन कभी नहीं पूछने वाला। तो आप तो बस इतना याद रखिए कि यही इसका लगभग देहांत हो गया था। अब दोस्तों इतनी अपन ने जानकारी जो यहाँ पर डिस्कस की, आप ये सोच रहे होंगे कि सर ठीक है, युद्ध किया, किसके विरुद्ध किया, कहाँ गया, किसको लूटा, ये सब चलेगा, लेकिन सर एक बात बताओ कि जो ये आक्रमण किया गया इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? अरे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि इन चीज़ों का पता हमें, ऐसे कौन सी चीज़ें हुई जिनसे पता चला दोस्तों। इसके दरबार में मैं बोलूँगा कि कुछ विद्वान हुआ करते थे, उनमें से 3 विद्वानों के नाम पढ़ेंगे दोस्तों। उनसे कई बार नहीं बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। अब यह जगह नहीं है, मैं मिटा देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं कि इन जो गजनवी थे इनके दरबार में कौन कौन से विद्वान थे, इन्होंने किन किन की रचना की। तो दोस्तों जो पहला जो विद्वान था उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसका नाम है उतबी। इसका नाम था, इसने एक चर्चा की तारिक एक कामिनी।
दोस्तों एक तो इस जो रचना की इससे अपने वो गजनवी के आक्रमणों के बारे में पता चलेगा। दूसरा एक और इसका विद्वान था। अब जो विद्वान बता रहा हूँ ना मैं, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, कई बार पूछा गया है इनमें से क्वेश्चन। दूसरा जो विद्वान है अलव रूनी, अलव रूनी दोस्तों, इन्होंने 2 रचनाएं की। सबसे पहले मैं बता देता हूं, जो अलव रूनी था ना, गजनवी के दरबार का विद्वान था। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है कि किसके दरबार का विद्वान था ये, तो ये गजनवी के दरबार का विद्वान था दोस्तों। इन्होंने 2 रचनाएं की, किताब उल हिंद, दूसरी थी दोस्तों तारीख उल हिंद। अब आप सोचोगे कि सर किताबें लिख दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन किताबों में डिस्कस किसका हुआ ये भी तो जानना जरूरी ना, कि दोस्तों इन दोनों किताबों में उस समय जो डिस्कस किया गया दोस्तों, वो लगभग जो विषय बता रहा हूं मैं वो याद रखना। एक तो था इतिहास, क्या था दोस्तों, इतिहास था, एक भूगोल था, एक था जो गणित था, और एक जो था वो खगोलीय विज्ञान था, और दूसरा था दर्शन। अब जो दोनों इनने जो रचना की ना, उनके बारे में हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो दोस्तों इन्होंने इतिहास, भूगोल, गणित, खगोलीय विज्ञान और दर्शन, इनके बारे में चर्चा की दोस्तों इनके अंतर्गत। अब मैं आपको जो अलवरुद्दीन है ना, इनसे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, वो है कि भारतीय इतिहास में पहला मुस्लिम व्यक्ति कौन था जिसने भारतीय पुराणों का अध्ययन किया, तो वो कौन था दोस्तों, अलवरुद्दीन था दोस्तों। चलो यहाँ तक बात हुई दोस्तों। अब थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये तो पता चल गया दोनों में इन चीज़ों का डिस्कस किया गया था, लेकिन जो किताब उल हिंद है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बता रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, कि 11वीं सदी में भारत का जो दर्शन कहलाता था वो उसे किसे बोला जाता है, किसकी रचना थी, वो कौन सी रचना थी सॉरी, तो वो किताब उल हिंद थी दोस्तों। इसको 11वीं सदी में भारत का दर्शन बोला जाता था। अलवरुद्दीन था, इसने इसकी रचना की। इन दोनों जो इनकी रचना थी उनके अंदर इनका डिस्कस किया गया। ये बहुत डीपली है दोस्तों, इसको आप ऐसे मत मान लेना, ये बहुत डीपली डिस्कस किया गया है इसके अंतर्गत। तीसरा जो इसका विद्वान था दोस्तों वो था फिरदौसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। इसने एक फारसी भाषा में, किस भाषा में दोस्तों, फारसी भाषा में एक महाग्रंथ, क्या बोल रहा हूं मैं, महाग्रंथ की रचना की, शाहनामा। क्या बोल रहा हूं, शाहनामा बोलो, चाहे आप शाहनामे बोलो, बात एक ही है दोस्तों, दोनों नाम परफेक्ट है, एक ही थे। इन्होंने इन दोनों की रचना कर दी दोस्तों। क्या होता है, ये 3 विद्वान होते हैं इसके दरबार में, तीनों ने जिन रचनाएं की। अब एक चीज़ बताओ, जो शाहनामा लिखा फिरदौसी के द्वारा लिखा गया, तो दोस्तों ये जो इसकी 30 साल, क्या बोल रहा हूँ, 30 साल की कड़ी मेहनत के बाद दोस्तों 1010 ईस्वी, क्या बोल रहा हूँ मैं, 1010 ईस्वी में इसने शाहनामा लिखा दोस्तों। इससे इसकी एक डिटेल मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलोगे कि सर हमने तीनों डिस्कस कर लिए, बिल्कुल फ्रेंड्स, हमने तीनों डिस्कस कर लिए। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, यहाँ जो गजनवी था उसका लगभग इंपॉर्टेंट जहाँ क्वेश्चन बनने चाहिए थे वो हमने डिस्कस कर लिए, जो पॉइंट्स थे। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा कि हमारी क्लास में क्या प्रॉब्लम है, आपको पसंद आई या नहीं आई, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। हम आगे मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू दोस्तों।